हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट इवन प्लेटफॉर्म। देखो, अभी तक हमने क्या देखा, जो गाजी मलिक है वो खुसरो शाह को मार देते हैं। गाजी मलिक खुसरो शाह को मार देते हैं और खुद खिलजी वंश के अंदर राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। और ये गाजी मलिक का नाम क्या होता है? गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश की अब नींव रखेंगे। तो तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक चलती है और इसके फाउंडर कौन है? गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, जो 1320 से 1325 ईस्वी तक तुगलक वंश में रहेंगे। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? कौन थे? आमिर खुसरो के गुरु, आमिर खुसरो के धर्म गुरु निजामुद्दीन औलिया। इसकी गाजी मलिक के साथ कभी नहीं बनी। क्या वजह थी लड़ाई की, उसको देखेंगे। पर गाजी मलिक ने उनको एक टाइटल दिया था जिसका नाम है महबूब ए इलाही। क्या टाइटल दिया? महबूब ए इलाही। निजामुद्दीन औलिया को ये टाइटल दिया था, पर रिलेशंस अच्छे नहीं थे। क्यों रिलेशंस अच्छे क्यों नहीं थे? ऐसा क्या हो गया था? देखो, जो निजामुद्दीन औलिया हैं, उन्होंने उन्होंने खुसरो शाह से, खुसरो शाह याद करो कौन है? कमांडर था जिसको गाजी मलिक ने मरवाया। खुसरो शाह से कुछ उधार मांगा था। अब जब गाजी मलिक तुगलक वंश की नींव रखते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखो भाई, जो ये उधार है ये तो दिल्ली सल्तनत का होना चाहिए और तुम इसको वापस करो। औलिया ने इसको वापस नहीं किया, जिसकी वजह से गाजी मलिक और निजामुद्दीन औलिया की लड़ाई रहती है। तो ये वजह है दोनों के बीच में रिलेशंस अच्छे ना होने के, जो है उधार पैसा। खुसरो से उधार लिया था और डिनाइड कर दिया, मैं रिटर्न नहीं करूंगा। इसके समय में लैंड रेवेन्यू काफी कम। लैंड रेवेन्यू का मतलब ये नहीं है कि जमीन से उत्पादन कम हो रहा है, इसने टैक्स कम कर दिया। आपने देखा अलाउद्दीन खिलजी के समय में टैक्स बहुत हाई है, बहुत हाई है, लेकिन इसने लैंड रेवेन्यू कम कर दिया क्योंकि टैक्स रिड्यूस कर दिया। इसने टैक्स बहुत कम कर दिया था लेना। इसी ने ही कैनाल सिस्टम, नहरों की प्रथा शुरू की है। आज से पहले नहर का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसने सबसे पहले कैनाल सिस्टम को स्टार्ट किया था। पोस्टल सर्विसेज के अंदर भी इसने बहुत सारी व्यवस्थाएं की। तुगलकाबाद नाम का इसने शहर बसाया, सिटी तुगलकाबाद, और एक किला बनवाया, तुगलकाबाद का किला भी बनाया। इसके बेटे का नाम क्या है? इसके बेटे का नाम है जूना खान। क्या है? जूना खान। 1321 में ये जूना खान वारंगल जाता है, लेकिन सफल नहीं होता वहां के अटैक में। 2 साल बाद 1323 में फिर ये जूना खान वारंगल जाता है, उसको जीतता है और उसका नाम क्या रख देता है? सुल्तानपुर रख देता है। अब 1324-25 में क्या होता है? बंगाल के अंदर रिवोल्ट हो रहा है। ध्यान देना, 1324 और 25 में क्या हो रहा है? बंगाल में रिवोल्ट हो रहा है, बंगाल में रिवोल्ट हो रहा है, बंगाल में क्रांति होती है। अब बंगाल में क्रांति होती है तो जो ये गाजी मलिक है, जो दिल्ली में बैठा था, ये उस क्रांति को शांत करने के लिए बंगाल जाता है, दिल्ली छोड़ के बंगाल जाता है। ठीक है। पीछे से जो निजामुद्दीन औलिया है, बहुत ऐसे प्रतिष्ठित से माने जाते थे वहां पे। निजामुद्दीन औलिया गाजी मलिक के बारे में क्या कहते हैं कि मुझे इसके तारे अच्छे नहीं दिख रहे, मुझे इसके सितारे अच्छे नहीं दिख रहे, मुझे इस पे संकट मंडराता दिख रहा, पता नहीं दिल्ली आएगा या नहीं आएगा। अब गाजी मलिक को इस बात का पता लग गया कि मेरे पीछे से निजामुद्दीन औलिया ने ये बात कही है। तो निजामुद्दीन औलिया ने अपने एक मैसेंजर के हाथों मैसेज भिजवाया औलिया को कि मेरे आने से पहले या तो तू दिल्ली छोड़ दे, नहीं तो मैं आते ही तुझे फांसी लगा दूंगा। औलिया को पता लगा कि मेरे बारे में ये संदेश आया है। औलिया हंसता है, मुस्कुराता है, बोला कोई नहीं, हुनूज दिल्ली। हुनूज दिल्ली मतलब दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी बहुत दूर है। हंस के ये स्लोगन बोल देता है। कौन? निजामुद्दीन औलिया हंस के ये स्लोगन बोल देता है, हुनूज दिल्ली, यानी दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी बहुत दूर है, कि तू वापस आएगा ही नहीं। ऐसा लग रहा था इनको कि ये तो वापस आएगा ही नहीं, और हुआ भी वही। अब ये सारी लड़ाइयां इनके बीच में चल रही है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हुनूज दिल्ली यानी दिल्ली दूरस्थ। ये औलिया ने टाइटल बोल दिया। अब हुआ भी यही। जब बंगाल की लड़ाई को जीतकर गयासुद्दीन तुगलक वापस आ रहा है, गाजी मलिक वापस आ रहा है, तो दिल्ली की एंट्री पे एक बड़ा सा वुडन का ना पैलेस बनवा रखा था। अब कोई तो कहता है कि हाथियों ने टक्कर मारी जिससे डिसबैलेंस हो गया, कोई कहता है ये सब प्लान्ड था, लेकिन हकीकत नहीं पता हिस्टोरियंस को, कहीं पे इसके प्रमाण नहीं मिलते। और जो ये वुडन पैलेस था, ये गिर जाता है किस पे? गयासुद्दीन तुगलक पे। और गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक की मौत हो जाती है 1325 एडी में। अब अगला रूलर कौन बनेगा? इसका बेटा जूना खान। जूना खान अब अपने बाप की गद्दी पे बैठता है, जिसका रियल नेम तो था जूना खान, पर इसने खुद को क्या कहा? मोहम्मद बिन तुगलक।
पूरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 तक अब ये कार्यभार संभालेगा। ये यूं तो बहुत इंटेलिजेंट था, बट बेचारे का समय अच्छा नहीं है, इसकी सारी प्लानिंग्स फेल हो जाती है। इसको सबसे पागल राजा कहा जाता है, इंसैन किंग, सबसे पागल राजा, की मेंटल है, कुछ नहीं आता इसको। इसके फादर ने इसे उलुग खान का नाम दिया था, उलुग खान। फादर कौन है इसके? गयासुद्दीन तुगलक। उन्होंने इसको उलुग खान का नाम दिया था। उलुग खान मतलब पूरे वर्ल्ड का खान, खान ऑफ वर्ल्ड, शाहरुख खान, हाँ, खान ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का खान, उलुग खान। ये दिल्ली सल्तनत का पगलैट सुल्तान था, इंसेन सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्यों पागल क्यों था? इसकी हरकतों की वजह से। ऐसा नहीं है पागलपंती कर रहा है, इसकी हरकतें ऐसी थी। दिमाग बहुत था, बहुत सारी फिलोसफी, पर्शिया, बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस इसको आती थी, लेकिन फिर भी सब कुछ ज्ञान है इसको, बहुत इंटेलिजेंट है। इतना कोई पढ़ा लिखा राजा कभी हुआ ही नहीं जितना मोहम्मद बिन तुगलक हुआ है आज तक। लेकिन इसकी जो हरकतें हैं, जो इसका एग्जीक्यूशन है काम का, वो प्लानिंग तरीके से नहीं होता था, जिसकी वजह से बेचारे का एग्जीक्यूशन फेल हो जाता है और इसको दुनिया पागल सुल्तान कहने लग जाती है। ठीक है, मोस्ट लर्न सुल्तान था ये, सबसे ज्यादा ज्ञान था इसमें, फिलोसफी का, पर्शियन का, अरबिक का, बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन फिर भी इसको पागल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे तुगलकाबाद का जो फोर्ट है वो आप देख सकते हो कैसा है। तुगलकाबाद का जो फोर्ट है वो आपको यहाँ दिख रहा है। ये तुगलकाबाद का किला है जो गयासुद्दीन तुगलक बनवाते हैं, और ये गयासुद्दीन का मकबरा भी है। ये मकबरा बिल्कुल आमने सामने है। ठीक है, किले के बिल्कुल सामने गयासुद्दीन का टॉम्ब है, मकबरा है, दिल्ली के अंदर है। दोनों चीजें गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी। अब देखो, जो जूना खान है उसकी बात हम कर रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट था फिर भी पागल कहते हैं। जो हिस्टोरियन है उन्होंने इसको 3 टैग दिए। क्या? एक तो इसके अंदर प्रैक्टिकल विजडम नहीं है, इसमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। किताबों का ज्ञान है, इसमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, कब क्या डिसीजन लेना है इसको नहीं पता, प्रैक्टिकल विजडम नहीं है। दूसरा, ये अपने समय से बहुत आगे की सोच लेता है और बेचारे के ऊपर उल्टा पड़ जाता है। और तीसरा, इसके सितारे गर्दिशों में है, इल स्टार आइडियलिस्ट है, सितारे गर्दिश में है। बेचारा जब भी कुछ अच्छा सोचता है तभी कुछ ऐसा अकाल सा पड़ जाता है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि इसकी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो इसने कौन कौन से ऐसे प्लान किए थे जिसकी वजह से इसको पागल कहा जाने लगा? इसने सबसे पहला प्लान तो देखो क्या किया, इसको ये हो गया कि अब मुझे साउथ इंडिया को भी जीतना है, कोशिश की। और जो दिल्ली के अंदर इसकी कैपिटल थी, इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया कहां पे? दौलताबाद में। दौलताबाद में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। दौलताबाद क्या है? ये वही देवगिरी है महाराष्ट्र वाली, जिसको इसने दौलताबाद कहा। इसको क्या लग रहा था? दिमाग तो सही लगा रहा है ये, कि मैं एक ऐसे डिस्टेंस पे बैठ जाता हूं कि नॉर्थ को भी मेंटेन कर लूंगा और साउथ को भी मेंटेन कर लूंगा, मैं बीचों बीच अपनी राजधानी बना लेता हूं। इसका पहला प्लान, पहला एक्शन, कि इसने दिल्ली से राजधानी बदल के दौलताबाद कर ली। लेकिन इसने एक मूर्खता की। क्या मूर्खता की? जितने लोग दिल्ली में थे ना, उनको भी उठा उठा के बोला तुम भी दौलताबाद रहोगे। अब बेचारों के काम धंधे दिल्ली में चले हुए हैं, सबसे बढ़िया तरीके से सब अच्छे से जी रहे हैं, प्रॉस्परस सी लाइफ है, सबको उठा के दिल्ली ले आया, दौलताबाद ले आया। काम धंधे यहाँ पे जमते से जमेंगे। और उसी वक्त क्या हो जाता है? यहाँ पे फेमाइन आ जाता है, यहाँ पे अकाल पड़ जाता है, भूखे मर रहे हैं लोग इसको बोले क्या पागल राजा है, फिर उठा के जोड़ा, फिर से दिल्ली जा रहे हैं। मतलब बुरा हाल हो गया यहाँ पे। पहला जो इसका प्लान था फेल हो गया। ठीक है, मतलब इसका जो पहला प्लान है, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, फेल्ड हो गया 1326-27 में। दूसरा इसने काम क्या किया? टोकन करेंसी लॉन्च की। 1329 और 1330 में इसने सबसे ज्यादा करेंसी लॉन्च की, इसीलिए इसको प्रिंस ऑफ मनियर भी कहते हैं, प्रिंस ऑफ मनियर। सबसे ज्यादा सिक्के इसने चलाए, लेकिन ये भी फेल हो गया। ये क्या था इसको समझो। टोकन करेंसी का क्या मतलब है इसको समझना। प्रतीकात्मक मुद्रा, मतलब आपको पता है सिल्वर के अंदर दिल्ली सल्तनत में टंका चलता था, या टका कह दो या टंका कह दो, बात एक ही है। और कॉपर का जीतल चलता था, कॉपर का जीतल चलता था। अब इसके समय में लड़ाइयां हो रही है, अटैक हो रहे हैं, इस तरीके से अकाल पड़ रहा है, तो इसके जो साम्राज्य था उसमें सिल्वर की कमी हो गई, चांदी की कमी हो गई। तो इसने क्या कहा सभी लोगों के पास को कि तुम्हारे पास जितनी भी चांदी है वो तुम मुझे डिपॉजिट करवा दो, जो तुम्हारा कॉपर की करेंसी है आज से मैं इसको ही टंका कह रहा हूं, यानी कि जो जीतल है और जो टंका है दोनों की वैल्यू बराबर है। अब तुम्हें लगता है जिस चीज की कमी है और वो चीज तुम्हारे पास है, तुमसे कोई मांगे तुम दे दोगे? नहीं दोगे। ऐसे ही दुनिया ने किया। जो इसके साम्राज्य के जो इसके प्रजागण हैं उन्होंने वो सिल्वर वापस नहीं किया, जबकि अपने घरों में ही टकसाल बना बना के, अपने घरों में ही टकसाल बना बना के बहुत सारा जो कॉपर उनके पास था उससे बहुत सारे टंका बना दिए, क्योंकि अब कॉपर का ही जीतल है, कॉपर का ही टंका है, और सिल्वर को स्टोर कर लिया।
अब जब घरों में ही टकसाल बन गए, अब हर किसी के घर में आरबीआई की रुपए छापने की मशीन आ गई, आप ऐसे समझो कितने सारे रुपए निकाल दोगे तुम। अब वो करेंसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इतनी ज्यादा महंगाई, इतनी ज्यादा मारामारी बढ़ जाएगी इसके साम्राज्य में कि इसका ये प्लान भी फेल हो गया। इसको मनियर कहते हैं, प्रिंस ऑफ मनियर, सबसे ज्यादा सिक्के इसने चलाए पर फेल हो गया। तीसरा काम इसने क्या किया, दोआब रीजन का टैक्स बढ़ा दिया। दोआब रीजन का इसने टैक्स बढ़ा दिया। दोआब क्या होता है, जहां दो नदियां मिलती है, उस रीजन का इसने टैक्स बढ़ा दिया। अब जैसे ही टैक्स बढ़ाया वहां भी अकाल आ गया, वहां भी फेमाइन हो गया। अब जैसे ही बेचारे का अकाल पड़ गया तो वो टैक्स बढ़ाया था, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। लोग फिर इसको कह रहे हैं पागल राजा, पागल राजा, पागल राजा। इसका ये प्लान भी फेल हो गया। अब चौथा बेचारे को थोड़ी सी सफलता मिली, इसने दीवान ए कोही नाम का डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दीवान ए कोही, दीवान ए कोही नाम का एक डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं इसको, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यहां पे इसने क्या कहा कि आप लोग हमसे लोन लो, किसानों को कहा आप लोग हमसे लोन लो, अच्छा प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन अच्छा करो, उत्पादन अच्छा करो, और अब जितना भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1/3 हिस्सा आप हमको टैक्स दे दो, आप हमको टैक्स दे दो। ये एक अच्छा इसका प्लान था दीवाने को ही जो इसने चलाया, बहुत अच्छा ये सक्सेसफुल रहा, सिर्फ इसमें इसको सफलता मिली, चौथा प्लान सफल हो गया। पांचवा प्लान इसने क्या किया 1337-38 में, अब इसने यूं सोच लिया मैं भारत ही नहीं, मैं तो चाइना पे भी अटैक करूंगा। और ये कहां जाता है, पहले हिमाचल प्रदेश में जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वाले रीजन में एक जगह है जिसका नाम है काराचिल, काराचिल, ये वहां जाता है लड़ाई करने। 1337-1338 में अपनी आर्मी को लेके हिमाचल जा रहा है। अब देखो 37-38 यानी लगभग कोई दिसंबर जनवरी के ईयर में जा रहा है, ये कितनी सर्दी में जा रहा है ये हिमाचल प्रदेश। इसकी आर्मी के पास कपड़े नहीं है, आधी आर्मी तो सर्दी से मर गई, और सारी आर्मी पागल राजा कहती वापस आ रही है। इसका ये वाला प्लान भी फेल हो गया। इसको क्या था, इसने क्या प्लानिंग बनाई कि पहले मैं यहाँ पे कांगड़ा जीतूंगा, हिमाचल जीतूंगा, और फिर इसके बाद में चाइना जाऊंगा और चाइना को जीतूंगा, ना केवल भारत बल्कि चाइना को भी जीतूंगा। प्लानिंग तो अच्छी कर रहा है, अपने समय से आगे की कर रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन जीरो है। अकल नहीं लगा रहा है, दिमाग नहीं लगा रहा है कि भैया किस मौसम में जा रहे हो तुम। आप ये तो देखो आपकी आर्मी प्रिपेयर्ड है, आपने उस मौसम के लिए खुद को तैयार किया है, और 2 महीने बाद चले जाना, मार्च में चले जाना, अप्रैल में चले जाना, आपने जनवरी का ही महीना चुना वहां जाने के लिए। तो ये इसका 5वां प्लान भी फेल हो गया, यानी कि 5 में से सिर्फ एक प्लान इसका सफल रहा। इसकी इन हरकतों की वजह से इसको पागल राजा कहते हैं। अब 1333 में क्या होता है, इबन बतूता नाम का एक ट्रैवलर, इबन बतूता नाम का एक अफ्रीकी ट्रैवलर, मोरक्को से था ये, और ये लगभग 40 देश घूम चुका है। इबन बतूता बगल में जूता, मतलब कि इतना घूमता है ये, जूते इसके बगल में रहते हैं, गाना है ना। तो अभी इबन बतूता अफ्रीका से घूमता घूमता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है। बहुत ज्ञान है इबन बतूता को, क्योंकि अलग अलग जगह घूम रहा है तो अलग अलग भाषाएं भी सीख रहा है। मुस्लिम इस्लाम धर्म का इसको बहुत ज्ञान था, और मोहम्मद बिन तुगलक को ये इबन बतूता पसंद आ जाता है, और इसको ये एक ऊंची पोस्ट पे बिठा देता है, इसको चीफ काजी बना देता है। क्या बना देता है, चीफ काजी, मतलब कि सारे डिपार्टमेंट का हेड बना देता है। और चाइना से भी व्यापार वगैरह करने के लिए इसको ही एम्बेसडर बनाया जाता है, क्योंकि इसको अलग अलग देशों की भाषाएं आती है। लगभग 40 देश ये घूम चुका था इबन बतूता, उस समय में जब ऐसे प्लेन ट्रेन कुछ नहीं होते थे। बहुत ज्ञान था। चाइना के अंदर एम्बेसडर भी इसको बना दिया, चीफ काजी बना दिया इसको। अब इबन बतूता बेचारा घुमंतू प्राणी, घूमने फिरने का शौक, इसने इसको पकड़ के बिठा लिया। इबन बतूता जाने लगा तो बोला मार दूंगा तुम्हें, अगर तुम चले गए तो तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। जैसे तैसे इबन बतूता ने अपने 5 साल निकाले और यहाँ पे एक बुक लिखी, बुक का नाम था किताब उल रहला, जिसमें दिल्ली सल्तनत का गुणगान किया कि पूरी धरती पे अगर कोई सबसे खूबसूरत साम्राज्य है, सबसे प्रॉस्पेरस साम्राज्य है तो वो दिल्ली सल्तनत है। इस किताब में इसने बताया, किताब उल रहला, जो इबन बतूता की किताब है। और 5 साल बाद एक रात को बुर्का पहन के ये निकल लिए छुप के, क्योंकि पता लगता राजा को तो वो जाने ना देता इसको। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे ज्यादा रिवोल्ट्स कहां पे हुए हैं? साउथ इंडिया के अंदर 27 रिवोल्ट और 7 नॉर्थ इंडिया के अंदर हुए हैं। सबसे ज्यादा विजयनगर किंगडम के अंदर 1336 में हुए हैं। जो विजयनगर एम्पायर है, यहाँ पे भी जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत है ना, ऐसे ना विजयनगर एम्पायर के अंदर भी अलग अलग वंश हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है ना, ऐसे ही विजयनगर एम्पायर में भी अलग अलग वंश है। तो जो विजयनगर किंगडम है, इसको हरिहर और बुक्का नाम के संगम डायनेस्टी के प्राणियों ने, संगम डायनेस्टी के राजाओं ने
बनाया था। और 1347 में बहमनी साम्राज्य पे भी बहुत सारे अटैक होते हैं, जिसको हसन गंगू नाम के व्यक्ति ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। जो व्यक्ति हैं कौन, किसका पढ़ रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक। उनकी मृत्यु हो जाती है 1351 में सिंध में। और लोग क्या कहते हैं कि लोगों को पागलों से और पागल को लोगों से छुटकारा मिल गया है। 1351 में इसकी सिंध में हत्या होती है। विजयनगर और बहमनी का नाम आया है, हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विजयनगर, इसकी कैपिटल क्या थी, हम्पी, जो आज के दिन यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी है, और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ठीक है। इंपॉर्टेंट किंग था विजयनगर एम्पायर का तुलवा वंश का एक राजा जिसका नाम था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय बाबर के समय में भी था कृष्णदेवराय, और बाबर खुद कहता था कि कृष्णदेवराय सबसे एफिशिएंट राजा है इंडिया का। इतना ज्यादा एफिशिएंट राजा था कृष्णदेवराय। इसने राया गोपुरम को स्टार्ट किया। मंदिरों के बाहर बड़े बड़े गोपुरम क्या होते हैं, दरवाजे, जो यूं नहीं कहते कि बड़ा दरवाजा होता है जो जिसके अंदर से ऐसे एंट्री लेते हैं, बहुत बड़ा सा विशाल सा। आज भी आपको राजस्थान में कहीं जाओगे तो बड़े बड़े दरवाजे मिलेंगे आपको, उनको कहते हैं गोपुरम। ये गोपुरम, राया गोपुरम, कृष्णदेवराय ने ही शुरू किया था, जो तुलवा वंश के थे विजयनगर एम्पायर में। बहमनी साम्राज्य की कैपिटल थी गुलबर्गा, जिसको कर्नाटक कह देते हो आप, गुलबर्गा। ठीक है, तो इतनी बातें हमने इन दोनों साम्राज्य के बारे में जानी। देखो यहाँ पे साउथ इंडिया में कृष्णा नदी निकलती है, नीचे था विजयनगर एम्पायर और ऊपर था बहमनी एम्पायर। इन दोनों को कब्जा करने की सोची मोहम्मद बिन तुगलक ने, पर विफल हो गया। हर प्लान में फेल हो रहा है, हर प्लान में फेल हो रहा है। इसको किसने जीता था साउथ इंडिया को? अलाउद्दीन खिलजी ने। जीतते जीतते समुद्र आ जाता है, तो खुद को सेकंड अलेक्जेंडर कह दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ को जीता था, मोहम्मद बिन तुगलक साउथ इंडिया को नहीं जीत पाया। अब मोहम्मद बिन तुगलक मर गया। इसकी मौत के बाद इसका कजन, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388 तक गद्दी को संभालेगा। कैनाल की शुरुआत कर दी थी किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने कैनाल की शुरुआत कर दी थी, पर उसका एक पूरा नेटवर्किंग तरीके से डेवलप किसने किया? डेवलप किया फिरोज शाह तुगलक ने। इरिगेशन, सिंचाई के पूरे नहरों का पूरा जाल बिछा दिया, पूरा नेटवर्क डेवलप कर दिया। और यह कहा कि जो भी नहरों से पानी लेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, और उस टैक्स को क्या नाम दिया? हक ए शरब। क्या नाम दिया? हक ए शरब। ये टैक्स था कि नहरों से पानी लेने पर आपके ऊपर टैक्स लगेगा। इसने और क्या क्या काम किए? हरियाणा के सिरसा जिले में इसने पूरा इरिगेशन कैनाल बनाया, और वहां पे उस पानी की मदद से 1200 फ्रूट गार्डन बना दिया। आपको पता है आज भी सबसे ज्यादा आड़ू सिरसा में मिलते हैं हरियाणा के। 1200 फ्रूट गार्डन बना दिए इसने। 6 शहर बसाए, जौनपुर यूपी का, फतेहाबाद हरियाणा का, हिसार, हिसार ए फिरोजा कहते थे पहले हिसार को, मैं हिसार से ही आप लोगों को पढ़ा रही हूं। हिसार ये भी इसने ही बनाया था। फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला ये दिल्ली के अंदर है ना, दिल्ली में स्टेडियम भी है फिरोज शाह कोटला। फिरोजाबाद यूपी के अंदर, जहां पे सबसे ज्यादा बैंगल्स बनती हैं, इसको ग्लास सिटी कहते हैं यूपी। फिरोजपुर पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास फिरोजपुर। ये 6 शहर जो है ये इसने ही बसाए थे। नहरों का पूरा सिस्टम डेवलप किया, 6 शहर बसाए, मतलब आर्किटेक्चर में इसने खूब काम किया। अब ईरान में एक प्लेस है जिसका नाम है शिराज। शिराज, ईरान में एक जगह है शिराज। शिराज को इस्लामिक स्टडी सेंटर कहते हैं। वहां पे सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म की पढ़ाई जो है वो करवाई जाती है, इस्लाम धर्म का असली ज्ञान मिलता है। और इसी तरीके से जैसे ईरान में शिराज नाम की प्लेस है, ऐसे ही भारत में प्लेस है जौनपुर। भारत में क्या प्लेस है? जौनपुर। तो जौनपुर को वो क्या हो गया? वो इंडिया का शिराज हो गया, क्योंकि जैसे ईरान के शिराज में इस्लामिक स्टडी करवाई जा रही है, वैसे इंडिया के जौनपुर में इस्लामिक स्टडी करवाई जा रही है। ठीक है, तो जौनपुर को हम क्या कह देंगे? ये भारत का सिराज है, सिराज ए हिंद है। क्या है? सिराज ए हिंद, सिराज ऑफ ईस्ट भी कह देते हैं, सिराज ए हिंद भी कह देते हैं। तो जौनपुर को सिराज ए हिंद कह देते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सती सिस्टम को, सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया था। कोशिश मोहम्मद बिन तुगलक ने भी की थी, बेचारा यहां भी फेल हो गया था। प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, पर वो फेल हो गया था। सती सिस्टम एबॉलिश किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने एक ये काम किया कि काफी कट्टर भी था। इसने ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया था। अभी तक हमने देखा जितने भी जजिया लगे थे वो ब्राह्मणों पे, विकलांगों पे और विधवा महिलाओं के लिए हटा दिए थे कि तुम्हें जजिया नहीं देना है। पर दिल्ली सल्तनत के अंदर ब्राह्मणों पे जजिया किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने बहुत सारे टेम्पल्स लूट लिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। ये बिल्कुल औरंगजेब जैसा नेचर रखता है। इसने जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी का है उसको ध्वस्त कर दिया। ज्वालामुखी टेम्पल जो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के अंदर है उसको खराब कर दिया, उसको लूट लिया पूरा। और इस ज्वालामुखी टेम्पल पे बहुत सारी संस्कृत के अंदर बातें लिखी हुई थी, सबको जला दिया इसने, सब डिस्ट्रॉय कर दिया।
संस्कृत वर्ग को जितना भी संस्कृत भाषा के अंदर काम था उसको ये पर्शियन में कन्वर्ट करवाने लग जाता है, ठीक है, पर्शियन में, क्योंकि हिंदू के तो अगेंस्ट है ये। अशोक के 2 पिलर्स थे, एक तो था टोपरा पिलर अंबाला के अंदर और एक था मेरठ का पिलर यूपी में, मेरठ में। इन दोनों पिलर्स को उखड़वा के दिल्ली शिफ्ट करवाता है और कोशिश करता है उनको डेसिफर करने की, उनको समझने की, कि मैं पढ़ूं कि इसके अंदर क्या है, लेकिन असफल हो जाता है। ये उनको डीकोड नहीं करवा सकता, ठीक है। ये पहला पर्सन था जिसने अशोक के अभिलेखों को रीड करने की कोशिश की, पहला था जिसने रीड करने की कोशिश की, लेकिन विफल हो जाता है। सबसे पहले किसने अशोक के पिलर्स को रीड किया था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, जेम्स प्रिंसेप ने, यहां लिखा भी हुआ है, 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के पिलर्स को रीड किया था। कुछ डिपार्टमेंट इसने बनवाए, दीवाने बंदागन, बंदा से लेके यानी बंदा व्यक्ति, स्लेव, दास, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव था। दीवाने खैरात, खैरात क्या होता है? खैरात बांटना, चैरिटी, ये डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी था। दीवाने इश्तिहक यानी पेंशन, ठीक है, दीवाने इश्तिहक ये डिपार्टमेंट पेंशन का डिपार्टमेंट था। दफ्तर रोजगार यानी अनएम्प्लॉयमेंट विभाग होता है ना, ऐसे वहां पे एम्प्लॉयमेंट रोजगार था, वहां खुद को दर्ज करवा दो और आपको नौकरी मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बोर्ड था ये। दर उल सफा ये हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल जो इसने बनवाया था। और 1388 में फिरोज शाह तुगलक की भी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद जितने भी तुगलक साम्राज्य के जो राजा आएंगे, इसका बेटा, इसका पोता राजगद्दी संभालेंगे, एफिशिएंट नहीं थे और पेपर में नहीं पूछे जाते। लेटर तुगलक के अंदर हम अब 1388 से 1414 का समय देखेंगे, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट तुगलक किंग को ही हम पढ़ेंगे, और जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1395 से 1413 नसीरुद्दीन महमूद। 1398 में तैमूर ने अटैक किया था, तैमूर ने। ये तैमूर कौन था? देखो, आज का जो टर्की है, आज का जो उज्बेकिस्तान है, आज का जो पूरा ईरान है, ठीक है, आज का जो भी अफगानिस्तान वाला एरिया, पहले इस सबको मिला के क्या कहते थे? इस सबको मिला के हम लोग तिमुरिड कहते थे, तिमुरिड एम्पायर था। और इस तिमुरिड एम्पायर का लीडर था, राजा था तैमूर। क्या नाम था? तैमूर। इस तैमूर ने अटैक किया था 1398 में, ठीक है, जिस समय नसीरुद्दीन महमूद जो है वो भारत के अंदर राजा है, तुगलक वंश के अंदर। तिमुरिड एम्पायर की राजधानी क्या थी? समरकंद, जो आज के दिन उज्बेकिस्तान में पड़ता है। इस तिमुरिड एम्पायर की यानी तैमूर की राजधानी क्या थी? समरकंद। इस तैमूर की मदद किसने की थी? नसीरुद्दीन महमूद का एक गवर्नर था जिसका नाम था खिजर खान। नसीरुद्दीन महमूद का गवर्नर था खिजर खान, इसने इस तैमूर की मदद की थी अटैक करने में, ये गवर्नर था। और इसने, तैमूर ने पंजाब को कैप्चर कर लिया था, मुल्तान और पंजाब वाले रीजन को कैप्चर कर लिया था। और खिजर खान को, क्योंकि ये सिर्फ लूटने आया था भारत को, इसको भारत में साम्राज्य नहीं चाहिए था, तैमूर यहां से लूट के चला जाता है और खिजर खान को वो पंजाब और मुल्तान वाले एरिया को सौंप देता है कि तुझे संभालना है, तू यहाँ का किंग है। तो अब दिल्ली सल्तनत से पंजाब और मुल्तान वाला एरिया हट जाएगा। आप देखो, अलाउद्दीन खिलजी के समय में पूरा भारत जो है वो खिलजी वंश में है, लेकिन अब धीरे धीरे जितने भी दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य कम होता जा रहा है। तो अब जो दिल्ली सल्तनत के अंदर पंजाब वाला एरिया है वो भी बाहर निकल गया और इस पंजाब को खिजर खान संभाल रहा है। पंजाब दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं रहेगा। 1413 में जो नसीरुद्दीन है उसकी भी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट सुल्तान कौन बने? कोई भी एफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये बगल में खिजर खान बैठा है। खिजर खान बोला, जब मैं पंजाब वाले एरिया को संभाल सकता हूं तो दिल्ली क्यों नहीं, मैं पूरे भारत का राजा बनूंगा। और एक खिजर खान इस पूरी सल्तनत को, पंजाब के साथ साथ दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में ले लेता है और सैयद वंश की नींव रखेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम सैयद और लोदी वंश को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे हैं वो, ज्यादा बड़े नहीं हैं। अब सैयद और लोदी वंश के साथ ही हमारी पूरी दिल्ली सल्तनत जो है वो फिनिश हो जाएगी। फिर हमको मुगल पढ़ने हैं और फिर लेटर मुगल और फिर मेडिवल हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट, फिर हमें मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। आई होप आपको ये समझ आया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।